प्रिय दोस्तों, मित्रों, मेरे YouTube सब्सक्राइबर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। VKS क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज 23 जनवरी नेता सुभाष चंद्र जी की जयंती है। इस जयंती पे नेताजी के बारे में कुछ संक्षिप्त मैं जानकारी देकर के आगे की क्लास प्रारंभ करूंगा। नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी लोग पढ़े होंगे कि आप आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार आया, सर्वप्रथम किसने विचार दिया, तो आपको मैं अवगत करा देना चाहूँगा कि ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी थे मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी के दिमाग में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी। सुभाष चंद्र INA के सर्वोच्च सेनापति कमांडर घोषित किए गए। आज सुभाष चंद्र जी की जयंती है। उनको शत शत कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान का जो शेष भाग रह गया था उसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी को बाइलिंगुअल यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमने तैयार किया है। आपके लिए ज़रूर लाभप्रद होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए विशेष रूप से आप सभी सब्सक्राइबर्स और प्रिय दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सभी के प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग से चैनल के बहुत कम समय में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूअर की संख्या में वृद्धि हुई। इसका श्रेय आप सभी को जाता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और आगे बढ़ते हुए आज हम संविधान के प्रथम भाग पर विशेष फोकस करेंगे। जो प्रथम भाग है उसमें कितने अनुच्छेद हैं हमने बताया था कि 1 से लेकर के 4। अनुच्छेद 1 में क्या है, थोड़ा गले में ठंड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसे अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्यों को अपने सीमा में मिला सकता है। संसद, जैसे कई ऐसे कुछ राज्य थे जिन्हें बाद में मिलाया गया, जैसे 22वें राज्य सिक्किम का भारत में इसी अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया। अनुच्छेद 3 के अनुसार सांसद लिखा गया, संसद विधि द्वारा राज्यों की सीमाओं एवं उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संसद के पास ये अधिकार है कि अनुच्छेद 3 के तहत वो किसी भी राज्य की सीमाओं, जो राज्य की सीमा में उनकी सीमाओं को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, और उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ये परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, हमारे भारतीय संसद को। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया और बिहार से झारखंड को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। बिहार से अलग हुआ झारखंड राज्य।
आगे बढ़ते हुए इसका अंग्रेजी वर्जन आप सभी लोग देख सकते हैं और इस पे बहुत एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भाग जो पहला है उसका अनुच्छेद, पहले भाग के अनुच्छेद 4 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। यानी कि अनुच्छेद 2-3 में जो भी संशोधन हुए हैं वो अनुच्छेद, जो संविधान में जो संशोधन का अनुच्छेद दिया गया कि किसी भी संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है? 368। लेकिन अनुच्छेद 2-3 को इससे अलग करके हम देख सकते हैं। इसका अनुच्छेद 368 से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, संविधान के भाग 2 में आते हैं। अभी भाग 1 खत्म हो गया कि हमने बताया कि अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 में है और भाग 2 में अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11 है ना। तो अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसके कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ देते हैं, आपको समझा देंगे। इस सिद्धांतों के आधार पर संसद ने ही भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया था। मतलब इस सिद्धांतों पे नागरिकता अधिनियम एक लाया गया 1955, है ना। भारतीय नागरिकों की स्थिति को निर्धारित करता है। इसमें 1986 में फिर संशोधन किया गया था। इस संशोधन करके सरकार दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर सकती है। फिर 86 में ये कहा गया कि कर सकती है दोहरी नागरिकता, चूँकि अभी तक एकल नागरिकता ही है। लेकिन इसमें आगे हम पढ़ेंगे जब डिटेल में कि संविधान संशोधन कौन कौन से अधिनियम, नागरिकता अधिनियम पारित हुआ, अभी लास्ट में क्या हुआ है ना। कुछ ऐसे देश हैं जिनको भारत की वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, है ना, वहाँ के लोग। कुछ ऐसे अभी लेटेस्ट में चर्चा था सीए को लेकर के, कई नागरिकता अधिनियम जो मोदी सरकार सीए ला रही थी उसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने, पॉलिटिकल और बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। तो उसमें जो ये कहा गया कि जो अन्य देश हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ हिंदू को कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी में है, तो उनको जो है भारत में की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत कई तरह के अलग अलग प्रावधान है। केंद्र सरकार के पास राइट्स है कि किसको क्या दे। फिर संवैधानिक क्या प्रावधान है उसका हम एक बार अवलोकन जरूर करेंगे। यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 में लोगों के लिए इसके तहत नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिसका अधिवास भारतीय क्षेत्र में है। यानी कि स्थिति कब की बताई जा रही है? पहले कि 26 जनवरी 1950, है ना, कि उनका अधिवास क्षेत्र कहाँ रहा हो? भारतीय। और जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ था, है ना। इनमें से चाहे माता हो या पिता, किसी का एक का जन्म कहाँ हुआ? भारतीय क्षेत्रों में। उसको इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लेंगे, आप लोगों के लिए है। आगे चलते हुए कंटिन्यू, जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, किसी एक का, या जो सामान्यतः संविधान लागू होने से ठीक पहले से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। यानी कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 को संपूर्ण भारत में 26, ऐसे चूंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और कुछ उसके अंश जो है कुछ भागों में लागू हो गए थे, लेकिन प्रभावित तरह से
हमारा जो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। यानी कि 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में वो रह रहा हो, निवासी रहा हो, तब उस कंडीशन में उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। फिर अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, ये सभी अनुच्छेद 5 में है, जो हमने बताया कि भाग 2 में जो है नागरिकता का है, अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें नागरिकता के। 6 अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान को प्रवासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है, संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होगा यदि उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, जैसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिया गया है। तो उस कंडीशन में भी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। यानी कि जो कुछ लोग अगर मान लीजिए किसी कारणवश से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान से भारत आ करके भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते, तो उनके लिए ये कंडीशन, ये प्रोविज़न किया गया कि उनके या उनके माता पिता, उनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, है ना। संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होगा यदि, ये कंडीशन है। और भारत सरकार जो अधिनियम 1935 ब्रिटिश अधिनियम आया था, उसके तहत इसका उल्लेख किया गया। इसमें कंडीशन ए भी रख दिया गया, इसी का पार्ट है अनुच्छेद 6 का। यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका है, यानी 19 जुलाई से पहले प्रवास कर चुका है और अपने प्रवास के बाद से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, तो उस कंडीशन में उसे नागरिकता दी जा सकती है। या इसका अंग्रेजी अनुवाद है, आप लोग स्किप करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो समय अधिक लग जाएगा। आगे बढ़ते हुए, ऐसे मामलों में जहां ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के 19वें दिन या उसके बाद प्रवासित हुआ है, उसे एक आवेदन पर भारत डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है। उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी उस सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से बनाया गया। कुछ इसमें शर्त है, बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत के क्षेत्र में निवासी न रहा हो। यानी कि कम से कम जो है 6 महीने उसे यहाँ निवास करना होगा। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार, है ना। इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये अंग्रेजी है, इसका इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया है, इसको आप देख सकते हैं स्किप करके। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में या पाकिस्तान में के क्षेत्र में चला गया, वो शामिल क्षेत्र में चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, है ना। यानी कि इसमें ये उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च, इसमें एक छूट गया, 1 मार्च 1947 के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में के क्षेत्र में चला गया हो या वो क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल हो गया है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ये कंडीशन कह रहा है।
दूसरी बात अनुच्छेद 8 कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या हैं। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति या जो जिसके माता पिता में से अथवा पितामह पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पे निवास कर रहा, उस ये कंडीशन है। मतलब उसके माता पिता दादा दादी कोई भी जो है, जो भारत सरकार ब्रिटिश के समय में भारत सरकार शासन अधिनियम जो लाया गया 1935, उसके अनुसार उसका जन्म उसके दादा दादी पिता माता कोई यहाँ जन्म लिया हो तो उससे, और वो भारत के बाहर मामूली तौर पे रह रहा हो, निवास कर रहा हो, उस कंडीशन में उसको नागरिकता दी जा सकती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद, शेष भाग, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में या वह तत्समय निवास कर रहा है। भारत के राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। अनुच्छेद 9 कहता है, एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है जो अब भारत नागरिक नहीं है। ये कंडीशन है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद आप लोग देख लेना। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी कुछ उपबंध हैं उसके तहत जो है उसका भारतीय नागरिक बना रह सकता है। अनुच्छेद 11 कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यानी कि जो रेगुलेशन है वो उसका अधिकार किसके पास है, संसद के पास है नागरिकता के। तो उसके विनियम के तहत जो भी उसके आएंगे उन्हें भी नागरिकता दी जा सकती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद है। आप सभी लोग देखें, आराम से देखें, स्किप करके देखें और महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट भी करें और हमारे YouTube को अधिक से अधिक, हमारे नहीं, ये आपका ही चैनल है, आप अपने ही चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और निस्संदेह ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।